Welcome to our YouTube channel. Today we are discuss physiology and management of labor. So हम मैटरनल नर्सिंग के यूनिट थर्ड के सेकंड पार्ट में हम बात करना जा रहे हैं लेबर की फिजियोलॉजी, इवेंट्स एंड मैनेजमेंट की. यहाँ पर हम फर्स्टली देखते हैं कि लेबर का डेफिनेशन क्या है. लेबर क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें कि फीटस बर्थ कैनाल से वेजाइना से होता हुआ आउटर वर्ल्ड में डिलीवर किया जाता है. इस प्रोसेस को लेबर कहते हैं. अगर फीटस का एक्सट्रैक्शन एक्सपल्शन किया जा रहा है जस्ट यूट्रस से, कोई पाथवे वहाँ पर क्लियर नहीं है, तब वहाँ पर टर्म दिया जाता है डिलीवरी. लेबर में जो फीटस है वायबल प्रोडक्ट है वो वेजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू यूट्रस से एक्सपेल किया जाता है. बट डिलीवरी में जस्ट उसका एक्सपल्शन एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बट वहाँ पर कोई भी जो टर्म है पाथवे है वो एज अ क्लियर नहीं है. यहाँ पर हम नेक्स्ट में बात करें कि नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया क्या है. किस किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है और ये एबनॉर्मल लेबर है. हम यहाँ नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया देखते हैं कि नॉर्मल लेबर कब होगा, जब लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या हो, उसका स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो, स्टार्टिंग अपने आप हो. दूसरा, टर्म के नियर अबाउट प्रोसेस स्टार्ट हो. सिंगल फीटस को मदर कैरी करे अपने वॉर्म में. फीटस जो है वो हेड के साथ सेफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स के साथ पेल्विस में एंगेज हो. लेबर की प्रोसेस जो है वो किसी भी वजह से एक्सटेंड ना हो. मदर और फीटस को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस ना हो. अगर प्रोसेस ये पूरे क्राइटेरियाज को कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है, तब वो टर्म कहलाएगा नॉर्मल लेबर. बट अगर इसमें से एक भी टर्म में चेंजेस आते हैं, जैसे कि मल्टीपल फीटस हो जाए, या फिर लेबर का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाए, या मैटरनल या फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, या प्री टर्म डिलीवरी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए, तब वो क्या हो गया, वहाँ पर क्राइटेरिया चेंज हो गए. और जब भी क्राइटेरिया से इस नॉर्मल क्राइटेरिया में किसी भी तरह के डिविएशन होंगे, तब वो टर्म कहलाएगा एबनॉर्मल लेबर. नेक्स्ट में हम बात करें कॉजेज ऑफ ऑनसेट. जैसा कि हमने अभी बात की कि जो लेबर है उसका ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. तो क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं जो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये इस लेबर की प्रोसेस के स्टार्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें फर्स्ट वन है यूट्राइन डिस्टेंशन, स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑफ द मायोमेट्रियम, फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन. इन्हें हम कई बार प्रोबेबल थ्योरीज भी कहते हैं, प्रोबेबल थ्योरीज रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ या ऑनसेट ऑफ लेबर. यहाँ वन बाई वन हम इनको यहाँ पर देखते हैं. कॉजेज ऑफ ऑनसेट में हम फर्स्टली बात करते हैं ऑप्टिमल डिस्टेंशन की. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूट्रस में प्रोडक्ट ग्रो करता है, वायबल फीटस या प्रेगनेंसी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रो करता है, वैसे वैसे यूट्रस की लेयर्स में स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होती है, और ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है. बट जैसे ये सर्टेन लिमिट क्रॉस होती है, उसके साथ प्रोडक्ट जो है उससे यूट्रस एक्सपेल करने के लिए ट्राई करता है. दैट मीन वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है. नेक्स्ट वन में बात करें फीटोप्लेसेंटल थियरी की. फीटोप्लेसेंटल थियरी में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और ACTH का रिलीजिंग जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसके साथ फीटल एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और उस एक्टिवेशन के साथ में जो ईस्ट्रोजन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका सिक्रीशन होने लग जाता है. और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो ये एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो रही है उससे कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, और कॉर्टिसोल के इंक्रीज होने से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन सभी का जो फॉर्मेशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट वन में बात करें, यहाँ पर है थर्ड वन थियोरी, और थर्ड वन थियोरी है ईस्ट्रोजन के रिगार्डिंग. ईस्ट्रोजन के रिगार्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस है उसकी जो लेयर्स है वो ईस्ट्रोजन के रिगार्डिंग एक्साइटेबिलिटी में आ जाती है, जिसके साथ मायोमेट्रियम से, यूट्राइन लेयर से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना स्टार्ट करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन एक लोकल हार्मोन है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए और साथ ही साथ सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट में बात करें प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी की. प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फीटस जैसे जैसे मैच्योर होना स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ डिहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है, और कॉर्टिसोल भी एक्टिवेट हो रहा है. जैसा कि अभी हमने लास्ट में बात की कि कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो रहा है, तो सेम
डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन सल्फेट कॉर्टिसोल के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि जो फीटल प्रेग्नेनोलोन है उसका प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, कन्वर्जन इनहिबिट हो जाता है, और इसी के इनहिबिशन से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का जो ब्लड में लेवल है, रेशियो है, वो अल्टर होना स्टार्ट कर देते हैं। सो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अल्टर हो गया, और अल्टर होने से लेबर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट माना जाता है। नेक्स्ट वन है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी। प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी की अगर बात करें, जैसे मैंने भी बताया कि लोकल हार्मोन है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन को, प्लेसेंटा को, डेसिडुअल सेल सभी को इरिटेट करता है, और इसके रिलीजिंग जो ट्रिगर होती है, स्टिमुलेट होती है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसा अभी हमने लास्ट में बात की प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी में कि डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन सल्फेट और कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहे हैं, फीटल प्रेग्नेनोलोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन हो गया, बट उसके कंपैरिजन में ईस्ट्रोजन जो है वो हाई हो रहा है। सो ईस्ट्रोजन का हाई होना प्रोस्टाग्लैंडिन को ट्रिगर करता है। अगेन अल्टर्ड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, दोनों का इम्बैलेंस हो रहा है, वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, सिक्रीशन को ट्रिगर करता है। साथ ही साथ जो फीटस ग्रो कर रहा है, यूट्रस की स्ट्रेचिंग हो रही है, उससे भी जो है यूट्रस का मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होता है, और सर्टेन लिमिट के बाद यूट्रस अपने आप को इवैक्यूएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन, किसी भी इरिटेशन में, जर्की मूवमेंट में, इंजरीज में, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं, उस कंडीशन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रिगर होता है। इसके अलावा जैसे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रिगर हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स के लिए एक्टिवेशन करता है, और उसके साथ में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन बढ़ेगा। नेक्स्ट में बात करें ऑक्सीटोसिन थियोरी की। हाँ, हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि लेबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्टली हर लेबर प्रोसेस में कि हम आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन दें तभी जाकर लेबर, बॉडी में नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मदर की बॉडी में, और उसके साथ उसके वजह से जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और उसके साथ मायोमेट्रियम से, जो कि एज अ पेसमेकर की तरह काम करती है यूट्रस के कॉर्नल साइड, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं जो अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट तक फैलते हैं। नेक्स्ट में बात करें फैक्टर्स कि लेबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पावर। पावर दैट मीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की एक्टिविटी, यूट्रस का स्ट्रेंथ, कि यूट्रस अपने आप को इवैक्यूएट करने के लिए कितना एफर्ट कर रहा है, वो उसका पावर है। अगर किसी भी कंडीशन में यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, डायलेटेशन ना हो, दैट मीन पावर अल्टर होने से लेबर की प्रोसेस अफेक्टेड होगी। सेकेंड वन पैसेंजर, पैसेंजर जो बर्थ कैनाल से पास ऑन हो रहा है, दैट मीन फीटस। अगर फीटस में किसी भी तरह का इश्यूज है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, मल्टीपल फीटस है, कंजॉइंट ट्विंस है, या फिर किसी भी तरह की ऐसी एबनॉर्मेलिटी जैसे कि हाइड्रोसेफेलस, हेड का डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया, उन कंडीशंस में क्या होगा, फीटल बॉडी का डायमीटर अल्टर होने से उसे बर्थ कैनाल से पास ऑन होने में प्रॉब्लम होगी। थर्ड वन है पैसेज। पैसेज मीन्स बर्थ कैनाल प्लस में पेल्विस। पेल्विस वो पार्ट जहाँ, वो बोनी स्ट्रक्चर मैटरनल बॉडी का जिससे कि फीटस को एंगेज होने के साथ पास ऑन होना है, तो वो फीमेल पेल्विस एडिक्वेट नॉर्मल डायामीटर, शेप एंड साइज में होना चाहिए। सो अगर पैसेज जो कि फीमेल पेल्विस है, अगर उसमें कोई इश्यूज हैं, डायामीटर वाइज वो कॉन्ट्रैक्टेड है, तो भी लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, इससे इन्फ्लुएंस्ड होगी, मे बी अल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट में बात करें फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स पेन, फॉल्स लेबर पेन, जिसमें हम टर्म से कह सकते हैं फॉल्स दैट मीन जो कि करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, जो कहीं हमें ट्रू लेबर का मिसलीडिंग देता है। वो मदर के लिए हो सकता है कि मदर को ये फील होता है कि मेरा अभी जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है, बट एग्जैक्टली वैसा अभी नहीं है। सो फॉल्स लेबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये किस में देखने को मिलता है, प्राइमी ग्रेविडा में, कंपैरिजन टू
मल्टी पैरा मल्टी ग्रेविडा फीमेल। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो सारा प्रोसेस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसे फॉल्स लेबर पेन फील होता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा मल्टी पैरा जो इस प्रोसेस से कई बार गो थ्रू हो चुकी है उसे ये फीलिंग्स नहीं होती है, तो उससे एग्जैक्ट लेबर के और फॉल्स लेबर जस्ट अपीयरेंस के अंदर उसे डिफरेंस समझ में आता है। अगर हम ये कहें कि प्राइमरी ग्रेविडा में सबसे कॉमन है तो कब होता है? ऑनसेट से करीबन 1 या 2 वीक पहले क्या हो सकता है, मदर को फॉल्स लेबर पेन जस्ट ऐसा फील हो सकता है कि उसके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, उसे पेन हो रहा है, उस तरह का फीलिंग यहाँ पर हो सकता है। अगर हम बात करें कि मल्टी पैरा जबकि सेकेंड या थर्ड टाइम है तो मे बी उसमें हो सकता है बट चांसेस कम रहते हैं, बट अगर है भी तो कब होगा? जस्ट लेबर के स्टार्ट होने से 1 या 2 दिन पहले होगा, जबकि प्राइमरी ग्रेविडा में 1 या 2 वीक पहले इस तरह के फीचर्स उसे फील हो रहे हैं। नेक्स्ट में बात करें पेन, क्योंकि हम फॉल्स लेबर पेन की बात कर रहे हैं तो पेन कैसा होगा? यहाँ पर पेन किसकी वजह से हो रहा है कि फीटस जो है वो एंगेज्ड हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, सर्विक्स में स्ट्रेचिंग हो रही है, और इसी स्ट्रेचिंग से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसकी वजह से मदर को लेबर पेन का एक फॉल्स परसेप्शन होने लग जाता है। अब एग्जैक्टली पेन होता कैसा है? यहाँ पर हम बात करें फॉल्स लेबर पेन की, पेन कैसा है तो डल इन नेचर है, बहुत ही स्लाइटली बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला यहाँ पर पेन होता है। साथ ही साथ कहाँ पर फील होगा? मदर को लोअर एब्डोमिनल एरिया में और ग्रोइंग रीजन में ये पेन डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसका यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बोला एग्जैक्टली लेबर जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसका फॉल्स परसेप्शन हो रहा है। दैट मीन यूट्रस अभी कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, एक्टिविटी नहीं कर रहा, बट जस्ट स्ट्रेचिंग की वजह से मदर को ये फील हो रहा है। सो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो एग्जैक्टली पेन नहीं है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ट्रू लेबर पेन, जो कि लेबर की प्रोसेस का पेन है, वो यहाँ पर मदर को नहीं होगा। ये जो पेन है वो माइल्ड सेडेटिव देने से, रेस्ट करने से और एनिमा देने से क्या हो जाएगा? मदर का ये सबसाइड हो जाएगा। सो अभी हमने बात की फॉल्स लेबर की। अब हम बात करते हैं कि ट्रू लेबर क्या है, क्योंकि हमें फॉल्स लेबर पता है कि जिसमें कि सिर्फ मदर को क्या हो रहा है? परसेप्शन हो रहा है कि लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, बट रियल में वो अभी नहीं है। कॉमन किसके अंदर है? प्राइमरी ग्रेविडा में, अदर देन मल्टी पैरा। सो ट्रू लेबर पेन क्या है? ट्रू लेबर पेन के फीचर्स क्या है, इसके बारे में हम बात करें। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मदर को क्या होगा? लेबर पेन होगा। कैसा लेबर पेन होगा? इंटरमिटेंट होगा, रेगुलर होगा, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ड्यूरेशन इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ मदर का जो पेन है वो एब्डोमेन से थाइज में, बैक में रेडिएट होना शुरू कर देता है। फर्स्ट क्या होगी? लेबर पेन। फीचर्स वाइज फर्स्ट वन लेबर पेन, जिसमें क्या हो रहा है? पेन इंटरमिटेंट हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ ये पूरी प्रोसेस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा, ये जो पेन है एब्डोमेन से स्टार्ट होता हुआ बैक में और थाइज में रेडिएट होना शुरू कर देता है। सेकेंड फीचर की बात करें, शो। शो क्या है? जैसा कि हमने लास्ट में जब प्रेगनेंसी के चेंजेस पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइकल म्यूकस प्लग फॉर्म होता है, जिसे हम ओपेरिकुलम कहते हैं, और ये जो ओपेरिकुलम है या म्यूकस प्लग है, सर्वाइकल डायलिटेशन होने पर ये क्या होता है? रिलीज होता है। और जब ये रिलीज होता है तो उस टाइम पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड हम इसके साथ में कह सकते हैं कि मिक्स हो जाता है, तब वो कहलाता है शो या ब्लडी शो। दैट मीन हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो प्रेगनेंसी में सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी वाइज थिक हो गया, प्लग फॉर्म हो गया, यहाँ ट्रू लेबर में जैसे ही सर्वाइकल डायलिटेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, वहाँ पर शो म्यूकस प्लग का एक्सपल्शन होगा। नेक्स्ट में बात करें प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट क्या है? जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल मसल फाइबर्स हैं, वो अपसाइड मर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो सर्वाइकल लेंथ है वो रिड्यूस होती है। उस पूरे प्रोसेस को इफेसमेंट कहते हैं। डायलिटेशन, जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो वाइडन होना स्टार्ट कर देती है। सो ट्रू लेबर में
लेबर पेन हो इंटेंसिटी वाइज इंक्रीज हो गए, ड्यूरेशन वाइज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो शो है, म्यूकस प्लग है, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर रिलीज हो रहा है। थर्ड वन सर्विक्स है, उसमें इफेसमेंट और डायलिटेशन दोनों इंक्रीज होता जा रहा है और बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर रहा है। अभी बैग ऑफ वाटर क्या है, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो रही है और सर्विक्स के डायलिटेशन होने पर जो फीटल मेम्ब्रेन है उसमें सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि सर्विक्स का डायलिटेशन हो गया और सर्विक्स के डायलिटेशन होने पर यूट्रस का फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, सर्वाइकल ओपनिंग में बल्ज आउट होना शुरू करती है ड्यू टू प्रेशर। एमनियोटिक फ्लूइड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और उसके साथ क्या बनता है, 4 वाटर बैग का फॉर्मेशन होता है। सो ये हो गए ट्रू लेबर पेन के फीचर्स। फर्स्ट वन लेबर पेन जो कि एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा, रेडिएट भी होगा, शो का प्रेजेंस होगा, इफेसमेंट एंड डायलिटेशन प्रोग्रेस करेगा और साथ ही साथ 4 वाटर बैग का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ लेबर की। डायग्नोसिस ऑफ लेबर में हम बात करें यहाँ पर प्री लेबर, हम इन्हें प्री मॉनिटरी साइन भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जैसे ही लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है तो कुछ फीचर्स यहाँ पर बॉडी में दिखाई देते हैं, मदर को भी फील होते हैं, उन्हें यहाँ पर हम प्री लेबर साइन या प्री मॉनिटरी साइन कहेंगे। ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से 1 या 2 वीक के अराउंड पहले स्टार्ट हो जाते हैं, मदर को फील होने लग जाते हैं, स्पेशली प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टीपैरा फीमेल में लेबर से कुछ दिन पहले ये फीचर्स जो है वो मदर को फील होना शुरू होते हैं। क्या क्या फीचर्स है यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लाइटनिंग की, जस्ट मदर को एक कंफर्ट फील हो रहा है, लाइटनिंग, पेल्विक प्रेशर, सर्वाइकल चेंजेस एंड अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन। प्री मॉनिटरी स्टेज में प्री लेबर के क्या क्या साइन हो गए, लाइटनिंग, pelvic pressure symptoms, cervical changes and appearance of false pain. So one by one हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसमें हम ये कहेंगे कि ये जो फीटस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अपसाइड शिफ्ट है तो उसके साथ में डायफ्राम अपसाइड शिफ्ट है बिकॉज ऑफ फीटल ग्रोथ, यूट्राइन ग्रोथ, वो डायफ्राम को एलिवेट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजह से मदर का जो डिस्निया है वो मदर को यहाँ पर फील हो रहा है। बट जैसे ही फीटल बॉडी पेल्विस में एंटर करना स्टार्ट करती है, जिसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, जब वो स्टार्ट करता है तो क्या होगा, यूट्रल हाइट जो है फंडल हाइट वो डिक्रीज हो गई। फंडल हाइट डिक्रीज होने से डायफ्राम है वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। सो मदर को इससे पहले जो डिफ़िकल्टी हो रही थी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, वो अब क्या होगा, वो अब सबसाइड हो गई। दैट मीन मदर को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी रिगार्डिंग ब्रीथिंग वो अब नहीं है। सो मदर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। सो ये जो कंफर्ट फीलिंग है ड्यू टू फीटल एंगेजमेंट इन पेल्विस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाइटनिंग कहें। नेक्स्ट वन है पेल्विक प्रेशर। अब पेल्विक प्रेशर क्या है, जैसे जैसे फीटस पेल्विक बोन में एंटर होना स्टार्ट करता है वो एंटीरियर, पोस्टीरियरली, लेटरल साइड सभी साइड में प्रेशर को जनरेट करता है और उसी प्रेशर से मदर को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ मदर को रेक्टम पर फील होने लगता है प्रेशर। सो ये क्या कहलाएंगे, ये यहाँ पर है पेल्विक प्रेशर। यहाँ पर नेक्स्ट में बात करें सर्वाइकल चेंजेस की, तो सर्वाइकल चेंजेस में हम क्या देख सकते हैं कि जो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग है, क्योंकि इफेसमेंट भी हो रहा है, स्टार्ट डायलिटेशन भी हो रहा है, तो सर्वाइकल राइपनिंग, सर्वाइकल ऑस जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, डायलेट हो जाता है और उसमें हम अगर एग्जामिन करें तो मदर को वेजल एग्जामिन कर रहे हैं तो हम फिंगर्स के थ्रू एग्जामिन करने पर फिंगर्स को एंटर हम कर सकते हैं। दैट मीन्स सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन में हम कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन। जैसे हमने कहा अभी थोड़ा टाइम पहले से प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि लेबर स्टार्ट होने से पहले फॉल्स लेबर पेन हो रहा है, तो फॉल्स लेबर पेन होने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अब कुछ ही दिनों के अंदर मदर का लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर की। सो लेबर की टोटल 4 स्टेजेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 फेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, लेटेंट एंड एक्टिव फेज।
थर्ड में, सेकंड में हम बात करें, सेकंड स्टेज के अंदर, उसके अंदर अगेन दो फॉर्म हो गए, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। सो लेबर की 4 स्टेज, पहली स्टेज के अंदर 2 फेज, सेकंड स्टेज के अंदर अगेन 2 फेज और थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। सो वन बाय वन हम यहाँ इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम डायलिटेशन स्टेज या सर्वाइकल डायलिटेशन फेज भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन इवेंट है, मेन जो इसके अंदर हो रहा है इस स्टेज में, वो हो रहा है सर्वाइकल डायलिटेशन। जिस सर्विक्स को हम जनरली क्लोज कंसिडर करते हैं, वहाँ से फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, दैट मीन 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन यहाँ पर हो रहा है। 0 से 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो रहा है और इसी पूरे डायलिटेशन फेज को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ये जो स्टेज है वो प्राइमरी मदर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स और मल्टी मदर्स में ये 8 आवर्स के अराउंड होती है। फेजेस में हम बात करें, सो फेजेस में हमने बात की कि 2 फेजेस होते हैं, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्विक्स का जो डायलिटेशन है वो कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 और 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो रही है, जो कि बहुत ही स्लोली प्रोसेस है, जहाँ पर टाइम जो है अगेन काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगता है, इसलिए इसे लेटेंट फेज कहा जाता है। सेकेंड वन एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 3 सेंटीमीटर से फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, अगेन फुल सर्वाइकल डायलिटेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेट होना एक्टिव फेज में इंक्लूड किया जाता है और इसको होने में कितना टाइम लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स का टाइम यहाँ पर लगेगा। सर्वाइकल डायलिटेशन रेट की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल डायलिटेशन रेट पैरिटी पर डिपेंड करता है कि अगर मल्टी पैरा फीमेल है जो कई बार डिलीवरी कर चुकी है, उसमें जो सर्वाइकल डायलिटेशन रेट है वो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से डायलेट होता है, जबकि वहीं जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी में लेबर की प्रोसेस में जा रही है, उस मदर में एवरेज 1 और 1.2 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से सर्विक्स डायलेट होता है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स की हम बात कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड फेज, मैक्सिमम स्लोप और डिसलेरेशन। एक्सेलरेटेड फेज का मतलब जहाँ पर सर्विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डायलेट हो रहा है, बट टाइमिंग जा रहा है, बट टाइम के कंपैरिजन में उतना प्रोसेस फास्टर नहीं। मैक्सिमम स्लोप में बात करें तो 4 to 9 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है। डिसलेरेशन फेज में यहाँ पर सर्विक्स ऑलमोस्टली फुल डायलेट हो चुका है, बट अभी 100% 10 सेंटीमीटर को अचीव नहीं किया है, तो यहाँ पर डायलिटेशन होता है, बट बाकी फेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट में हम बात करें इवेंट्स की। सो इवेंट्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होते हैं, जैसा कि हम अभी तक बात कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन इवेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का वो क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, फीटल जो डाउनवर्ड डिसेंडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, पेल्विक जो लिगामेंट्स है वो रिलैक्स हो गए, सो वाइडनिंग हो गया। सो कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो फीटल डाउनवर्ड डिसेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसी के साथ यूट्राइन एक्टिविटी भी यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड में बात करें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्रस में हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से मायोमेट्रियम की स्ट्रेचिंग से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और उसके साथ फंडल साइड से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किए जाते हैं जो कि अपर टू लोअर पोल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। दैट मीन यूट्रस का जो फंडस है वहाँ से, अगर हम इसे फंडस कहें तो फंडस से डाउनवर्ड मीन्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट या सर्विक्स की तरफ कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और उसी के साइमल्टेनियसली जो लोअर यूट्राइन पार्ट है जिसमें सर्विक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है वो क्या होता है, वो डायलेट होना स्टार्ट कर देता है।
अब रिट्रैक्शन की बात करें तो रिट्रैक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे फीटस पेल्विस की तरफ एंटर करना शुरू कर रहा है वैसे वैसे जो फंडल हाइट है वो धीरे धीरे घटना, डिक्लाइन होना शुरू कर रही है, जिससे कि फोर्स एनहेंस होता है और फीटस पर प्रेशर होता है और फीटल बॉडी जो है वो सर्विक्स की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड कर दी जाती। बैग ऑफ फोर वाटर की बात करें सो यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेड है जो कि फीटस का वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है। यहाँ पर सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका है और सर्विक्स के डायलेट होने से यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, बल्ज आउट हो रहा है। अब बल्जिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो कि सर्विक्स का क्लोजिंग था वो यहाँ पर नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ फोर्स कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ता जा रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड जो कि वाटर कंटेंट है वो ओपनिंग की तरफ, पाथवे की तरफ जा रहा है और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन्स क्या होंगी, वो बल्ज होना शुरू कर देती। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये क्या बन गया, फोर वाटर आगे की तरफ जा रहा है और उसके साथ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो भी बल्ज हो रही हैं और इसको क्या कहा जाता है, इसको हम यहाँ पर जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट है उसे हम कहते हैं फोर वाटर। और ये जो पूरा जस्ट बैग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, बैग ऑफ फोर वाटर। अब ये जो फोर वाटर बैग है इसका अपना इंपॉर्टेंस है, सर्वाइकल डायलिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एनहेंस होंगे, इंक्रीज होंगे, उसके साथ प्रेशर इंक्रीज होने से मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी नहीं है, सो मेम्ब्रेन क्या होगा, रप्चर हो जाएगा और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होता है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, फ्लश आउट होगा और एमनियोटिक फ्लूइड फ्लश आउट होने से बर्थ कैनाल टोटली क्लीन हो जाता है, वॉश हो जाता है, जिससे कि फीटस के लिए एक सेफ एरिया, सेफ एनवायरनमेंट डिलीवरी के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट में बात करें फीटल एक्सेस प्रेशर की। सो फीटल एक्सेस प्रेशर में क्या है कि जो फीटल बॉडी है उस पर पूरी तरफ से, अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो यूट्रस के फंडस से सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ ऑल ओवर जो यूट्राइन मसल्स है वो क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ रिट्रैक्शन में जा रही हैं, जिसके साथ फीटल बॉडी पर प्रेशर आता है और इस प्रेशर के साथ क्या होगा, फीटल बॉडी के स्पाइन से फीटल बॉडी के स्पाइन पर प्रेशर आता है जो कि अपर पोल से लोअर पोल पर ट्रांसफ़र होता है और उसके साथ फीटस धीरे धीरे डाउनवर्ड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सर्विक्स और बर्थ कैनाल की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। जैसा कि अभी हमने पहले जस्ट अभी बात किया थोड़ा टाइम पहले कि जो सर्वाइकल मसल फाइबर्स है वो अपसाइड मर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सर्वाइकल लेंथ रिड्यूस हो जाती है, उसे इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कहते हैं। लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अब यहाँ पर एक्टिविटी के बेस पर बात करें तो एक जंक्शन बन जाता है और इस जंक्शन पर हम बात कर सकते हैं, ये जो बन गया वो है अपर सेगमेंट जो कि एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहा है और दूसरा उसका लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस जिसमें कि सर्विक्स भी इन्वॉल्व है, ये अपर पार्ट की एक्टिविटी के साइमल्टेनियसली ये क्या करता है, ये डायलिटेशन करेगा। सो अपर पार्ट तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन और लोअर पार्ट क्या कर रहा है, डायलिटेशन का काम कर रहा है और यही कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन दोनों जब एक साथ पैरेलली वर्क करते हैं उसी से लेबर की प्रोसेस इजी होकर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में बात करें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, जहाँ पर फुल सर्वाइकल डायलिटेशन हो चुका है उसके बाद फीटल डिलीवरी तक जो स्टेज होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड स्टेज। रिपीट कर दूं, फर्स्ट स्टेज कहाँ से था, ट्रू लेबर पेन से होकर, यहाँ पर जीरो सर्वाइकल डायलिटेशन था तो ट्रू लेबर पेन से फुल सर्वाइकल डायलिटेशन पर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज एंड हो गया। जहाँ पर फुल सर्वाइकल डायलिटेशन एंड होता है वहाँ से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है और ये वो स्टेज है जहाँ पर कि फीटस का एक्सपल्शन बर्थ कैनाल वेजाइना के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें इसकी अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से स्टार्ट हो रहा है और फीटस की डिलीवरी के साथ में ये एंड हो रहा है। ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 और मल्टीपैरा के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का हो सकता है। फीटस की बात करें कि फीटस की डिलीवरी कैसे हो रही है, तो फीटस की डिलीवरी के लिए यहाँ पर दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस।
प्राइमरी फोर्स कौन सा है? जो कि यूट्राइन पावर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, डायलिटेशन, ये तीनों को मिलाकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइमरी फोर्स, जो कि क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, यूट्राइन का प्राइमरी फंक्शन। अगेन सेकेंडरी की बात करें कि सेकेंडरी फोर्स कौन सा होगा? सेकेंडरी फोर्स होगा एब्डोमिनल मसल्स का प्रेशर, जो कि मदर वॉलेंट्री जनरेट करती है, एब्डोमिनल प्रेशर रेज करती है, जिसे हम कहते हैं पुश ऑन इफेक्ट। सो मदर का यही जो एब्डोमिनल प्रेशर वॉलेंट्री जनरेट किया जाता है, ये कहलाता है सेकेंडरी फोर्स। इसे बियरिंग डाउन एफर्ट भी कहते हैं। इसी एब्डोमिनल प्रेशर को रेस करना, जो कि वॉलेंट्री मदर रेस कर रही है, इसे बियरिंग डाउन एफर्ट कहा जाता है। सो प्राइमरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी बियरिंग डाउन एफर्ट, और ये दोनों फोर्सेस जब साथ में कंबाइंड होकर वर्क करती हैं तो वो फीटस को एक्सपेल करता है। यहाँ पर हम बात करें कि सेकेंडरी फोर्सेस, जो कि जैसा कि मैंने अभी बोल दिया कि सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ साथ यहाँ पर एक्सपल्शन हो रहा है, और यही पूरा जो प्रोसेस है प्राइमरी फोर्सेस, सेकेंडरी फोर्सेस प्लस में सर्वाइकल डायलिटेशन, ये फीटस को डिलीवर करते हैं। अब इवेंट्स की बात करें कि सेकेंड स्टेज का इवेंट क्या होगा, तो सेकेंड स्टेज के इवेंट में हम बात कर सकते हैं, दो फेजेस हैं यहाँ पर, एक तो है प्रोपल्सिव फेज और दूसरा है यहाँ पर एक्सपल्सिव फेज। अब प्रोपल्सिव फेज का मतलब क्या है? प्रोपल्स करना, दैट मीन फोर्स अप्लाई करना, बाहर निकलने के लिए अप्लाई करना, फोर्स जनरेट करना, वो फोर्स जनरेट करना है प्रोपल्सिव फेज। और जहाँ पर इसी फोर्स के साथ फीटल बॉडी वेजाइना से, बर्थ कैनाल से बाहर की तरफ डिलीवर हो रही है, वो कहलाएगा यहाँ पर एक्सपल्सिव फेज। सो थर्ड स्टेज में हम बात करें, सो थर्ड स्टेज में यहाँ पर क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज में फीटस की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटल डिस्क के अलावा मेम्ब्रेन्स जब एक्सपेल होकर सेपरेट हो जाती हैं, वहाँ तक होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लेसेंटल सेपरेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, और इसका जो एक्सपल्शन हो रहा है विद मेम्ब्रेन, वहाँ पर थर्ड स्टेज एंड हो जाती है। थर्ड स्टेज की जो एंडिंग है वो टाइमिंग की अगर हम बात करें ड्यूरेशन के बेसिस पर कि कितना हो सकता है, तो उसका जो टाइमिंग है दोनों पैरिटी और ग्रेविटी स्टेज के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 और एवरेज 15 मिनट्स का टाइम यहाँ पर इस थर्ड स्टेज के लिए लगता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है थर्ड स्टेज? आफ्टर फीटल डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है। कहाँ जाकर एंड हो रहा है? जहाँ पर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स सेपरेट होकर एक्सपेल हो जाते हैं, वहाँ पर ये थर्ड स्टेज एंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्लेसेंटल सेपरेशन है वो कैसे होता है? प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूट्रस का रिट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेसेंटल सेपरेशन होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट रिट्रैक्शन, और रिट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है? आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वॉल्यूम जो है वो मिनिमाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिट्रैक्शन, और जैसे जैसे रिट्रैक्शन होगा वैसे वैसे मसल्स का जो लेंथ है उसमें रिडक्शन हो रहा है। बट प्लेसेंटा में उस तरह का मसल्स नहीं है जो रिडक्शन में जाए, सो वहाँ उसी यूट्राइन रिट्रैक्शन के साथ प्लेसेंटल डिस्क वहाँ से सेपरेट होना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर उसी थर्ड स्टेज के इवेंट्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर फर्स्टली बात करें प्लेसेंटल सेपरेशन। अब सेपरेशन किसके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्रस रिट्रैक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव हो गया है फीटल डिलीवरी के बाद, सो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन होगा। अब प्लेसेंटा के सेपरेट होने पर क्या होगा? प्लेसेंटा फंडल पार्ट पे जो कि नॉर्मली इम्प्लांटेड होता है वहाँ से अलग होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? यूट्रस में नीचे की तरफ सर्विक्स की तरफ खिसकना, डिसेंड होना शुरू कर देगा। थर्ड वन, प्लेसेंटल एक्सपल्शन। जो अम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी के बाद हमने क्लैम्प करके बाहर छोड़ा है, आउट द वल्वा जो हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा? जैसे ही यूट्रस में फीटस डिलीवर होने के बाद हमने उसको क्लैम्प कर दिया, फीटल बॉडी को हमने, न्यूबॉर्न को हमने केयर के लिए भेज दिया। अब जो रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ है उसका लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन वो हमें इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटल डिस्क सेपरेट होकर प्लेसेंटा डिसेंड हो रहा है, और जैसे जैसे प्लेसेंटा फंडस को छोड़कर नीचे की तरफ आता जाएगा कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन फोर्स के साथ, वैसे वैसे जो आउटसाइड द वल्वा जो अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा।
सो इवेंट्स की बात करें तो कितने इवेंट्स हो गए, फर्स्ट वन प्लेसेंटल सेपरेशन, सेकेंड वन डिसेंट और थर्ड वन उसका एक्सपल्शन। सो हम यहाँ पर हम बात करें कि एक्सपल्शन हो रहा है, ठीक है, बट सेपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपरेशन होगा तभी हम एक्सपल्शन कर पाएंगे। सो सेपरेशन के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, किस तरह से प्लेसेंटा सेपरेट होता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो दो तरीके से हो रहा है सेपरेट, फर्स्ट वन सेंट्रल और दूसरा जो है मार्जिनल। इस पिक से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा कहाँ से अलग हुआ है, जस्ट सेंटर पार्ट से अलग हुआ है। अब जैसे ही सेंटर पार्ट, जो कि इसका सेंटर पार्ट कहाँ होगा, यहाँ पर अटैच होगा और ये क्या हुआ, वहाँ से धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ। अगर हम इसे प्लेसेंटल डिस्क मान लें और इसे टोटल हम यूट्रस का लेयर मान लें, तो प्लेसेंटा सबसे पहले कहाँ से अलग होना शुरू कर रहा है, सेंटर पार्ट से अलग होना शुरू कर रहा है। अब सेंटर पार्ट से जब प्लेसेंटा अलग होगा तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर ब्लड रिलीज होगा और ब्लड के रिलीज होने से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है वो ब्लड का बढ़ता जाएगा और उसी फोर्स के साथ साथ जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल डिस्क है, वो सेंटर से अलग होती हुई मार्जिन की तरफ क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। सो यहाँ पर सेकेंड में बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेसेंटा जो है ये इसका मार्जिन है, यहाँ पर ये प्लेस्ड होगा, बट ये कहाँ से अलग होना शुरू किया, इस प्लेसेंटा ने मार्जिन से, एक किनारे से, एक एजेस से अलग होना शुरू किया। सो दो तरह के प्लेसेंटल सेपरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सेंट्रल सेपरेशन और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है मार्जिनल सेपरेशन। अब कॉमनली कौन सा ज़्यादा होता है, सेंट्रल सेपरेशन अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% लेबर प्रोसेस में सेंट्रल सेपरेशन होता है, रिमेनिंग 20 to 30% में मार्जिनल सेपरेशन होता है। अब ये जो सेंट्रल सेपरेशन है, मार्जिनल सेपरेशन है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि कैसा हो। अब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये प्लेसेंटा अलग हुआ होगा तो ये मार्जिन से यहाँ पर अभी तक अटैच दिख रहा है। अब यहाँ पे जो भी ब्लड रिलीज हुआ वो ब्लड कहाँ हो गया, यहाँ एक पाउच की तरह इसमें अंदर कलेक्ट हो गया। सो अगर इस तरह का प्लेसेंटा है तो ये प्लेसेंटा हमें आउटसाइड द वल्वा किसी भी तरह के ब्लीडिंग साइन, हैवी ब्लीडिंग के साइन, मॉडरेट ब्लीडिंग के साइन नहीं देगा। कब तक नहीं देगा, जब तक कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड को पुल करते हुए प्लेसेंटल डिस्क को बाहर नहीं निकालते, तब तक ये हमें ब्लीडिंग साइन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें रेट्रो प्लेसेंटल हेमेटोमा मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटल डिस्क के पीछे की तरफ ओवरऑल ब्लड वहाँ पर कलेक्ट हो चुका है। बट अगर मार्जिनल सेपरेशन हो रखा है तो हमें कैसे पता लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और इस फ्री स्पेस से निकलकर बाहर आ रहा है। मीन्स यहाँ पर हमें माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का जो ब्लीडिंग है वो यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई देगा। सो अगर हमें आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग दिख रहा है, नॉट अ हैवी, माइल्ड टू मॉडरेट, सो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मार्जिनल सेपरेशन, बट ऑलमोस्टली एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिटरली कह सकते हैं कि ना के बराबर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो सेंट्रल सेपरेशन को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट में बात करें कि कॉन्ट्रैक्शन के जो सेपरेशन हो रहा है उस सेपरेशन में अगेन मैं बता दूं कि रिट्रैक्शन फोर्स का जो रिट्रैक्शन है वो काम कर रहा है, साथ ही साथ मदर जो है उसका बियरिंग डाउन एफर्ट है वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूट्राइन मसल से तो ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली कुछ ही मिनट्स के बाद जो बॉडी है, मैटरनल बॉडी, वो क्या करता है, कोगुलेशन फॉर्म में चला जाता है और जल्दी से वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल करने के लिए यूट्रस के क्रिस क्रॉस मसल फाइबर्स प्लस में हाइपर कोगुलेबल स्टेट जो है मदर की, वो दोनों साथ में काम करती हैं। इधर तो मसल्स जो हैं वो रिट्रैक्ट हो रही हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, साथ में जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके साथ प्लेसेंटल सेपरेशन साइट से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर कि न्यूबॉर्न को हम डिलीवर कर चुके हैं, साथ ही साथ प्लेसेंटा विद मेम्ब्रेन डिलीवर कर चुके हैं। अब प्लेसेंटल डिस्क और मेम्ब्रेन की डिलीवरी के बाद
अब हमने क्या किया है, मदर को ऑब्जर्वेशनल स्टेज में रखा है जहाँ पर कि हम उसकी जेनाइटल ब्लीडिंग को हम असेस कर रहे हैं, वाइटल की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। सो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। सो यहाँ पर वो स्टेज कहलाएगी 4th स्टेज ऑफ लेबर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स की होती है, बट मे बी इसे 3 to 4 आवर्स तक इसे वेरी किया जा सकता है। सो इस स्टेज में क्या कर रहे हैं, एक तो ब्लीडिंग साइन हम देख रहे हैं और साथ ही साथ मदर के जो वाइटल्स हैं उसका स्टेबिलिटी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि इस यूनिट का, इस सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से ये कनेक्टेड है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। जैसा कि मैंने बोला कि सेकेंड स्टेज से कनेक्टेड, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेज से कनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है, फीटस डाउनवर्ड डिसेंड भी हो रहा है, सेकेंड स्टेज में जाकर वो जस्ट एक्सपेल होता है। सो फीटस जहाँ से कि वो पेल्विस में एंटर करता है, जो कि फर्स्ट स्टेज का इवेंट हो गया, एंगेजमेंट का इवेंट हो गया, वहाँ से लेकर फीटस के आउटसाइड एक्सपेल होने तक क्या होगा, फीटस जो है वो कई सारे मूवमेंट्स लेता है, कई सारे एडेप्टेशन करता है बर्थ कैनाल में, पेल्विस में, और उस पूरे एडेप्टेशन का जो सीरीज है उसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को समझने के साथ हम पहले ये समझते हैं कि फीटस किस स्थिति में, किस प्रेजेंटेशन, किस पोजीशन में, किस डायमीटर के साथ होगा, तब वो नॉर्मल लेबर के लिए आसान या इजी रहेगा। सो यहाँ पर हम समझे कि नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वन जो लाई है वो कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल होना चाहिए। लास्ट वीडियोस में जो कि प्रेगनेंसी के चेंजेस वाली यूनिट था, मैंने उसमें आपको बताया था कि लाई क्या होता है। फीटल बॉडी, ये अगर हम ये कह लें कि यहाँ पर ये फीटल स्पाइन है और ये सेंट्रलाइज्ड यूट्रस है। सो फीटल स्पाइन का मैटरनल स्पाइन विद सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम लाई कहते हैं। सो वो लाई कैसा होना चाहिए, लाई लॉन्गिट्यूडिनल होना चाहिए। दूसरा, अब इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ, पेल्विस की तरफ होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें, जो एग्जैक्टली सर्विक्स पे जो पोर्शन आ रहा है, एग्जैक्टली सर्विक्स पर जो पोर्शन आ रहा है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करें कि ये जो पोर्शन है ये सर्विक्स वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, मतलब एग्जैक्टली सर्विक्स पर जो फीटल पार्ट आ रहा है वो क्या है, सो वो यहाँ पर है वर्टेक्स। नेक्स्ट वन की बात करें एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बॉडी का, फीटल बॉडी के पार्ट्स का सेल्फ के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्लेक्शन। ऑल ओवर बॉडी हम यहाँ पर देख सकते हैं, चिन यहाँ पर चेस्ट के साथ ऑलमोस्टली टच हो रखा है, फीटल जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो टोटली फोल्ड है, बैंड है थोरेसिक कैविटी के साथ में, चेस्ट के साथ, थाइज है, नीज है वो क्या है, एब्डोमेन के साथ फ्लेक्स्ड है। सो ये जो पूरा है एटीट्यूड वो कौन सा है, फ्लेक्शन का। सो एटीट्यूड फ्लेक्शन होना चाहिए। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स पेल्विस में 8 क्वाड्रेंट्स हैं जिनको हम 45 डिग्री एंगल पर डिवाइड करके मानते हैं। सो 8 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन 8 क्वाड्रेंट्स में किस क्वाड्रेंट्स के साथ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट का बोनी प्रोमिनेंस रिलेशन में है उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे, बोनी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। तो यहाँ पर हम बात करें हेड की, सो हेड में यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ऑक्सीपुट पोर्शन, ये यहाँ पर क्या होगा, हेड का सबसे बोनी प्रोमिनेंट पोर्शन है, इसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। और यही डिनोमिनेटर क्वाड्रेंट्स के साथ जब रिलेशन में आएगा तब वो क्या कहलाएगा, पोजीशन। सो डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट होना चाहिए और पोजीशन है वो कौन सी होनी चाहिए, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होनी चाहिए। एंगेजमेंट की बात की, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंगेजमेंट। जब फीटल बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ फीटल बॉडी पेल्विस में जब एंटर करना शुरू कर रहा है, वहाँ से
हम पूरा लेबर प्रोसेस को मानते हैं, दैट मीन मैकेनिज्म हम मानते हैं। सो मैकेनिज्म में हम बात करें कि एंगेजमेंट में डायमीटर कौन सा होगा, सो हमने डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट की बात की हुई है। सो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर हो सकता है और दूसरा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर हो सकता है, जो कि क्या होंगे 9.5 और 10 सेंटीमीटर के डायमीटर्स होंगे। इस में हम अगर हम देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट मीन ये क्या है, मैटरनल पेल्विस गायनाकॉइड पेल्विस है और इसमें फीटल बॉडी जो है, फीटल बॉडी का लोअर पार्ट जो कि सिफेलिक में वर्टेक्स है, डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट है, वो क्या कर रहा है धीरे धीरे एंगेज्ड हो रहा है, दैट मीन एंटर कर रहा है, इसी को एंगेजमेंट कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करें, सीरीज ऑफ मूवमेंट that occur on the head in the process of adaptation during birth canal in the pelvis, ठीक है। सो फीटल बॉडी जो कि उसका लोअर पोल यहाँ पर हम नॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं, सो हेड मानेंगे। सो यहाँ हेड पर बर्थ कैनाल से पास होते हुए जो जो वो एडेप्टेशन कर रहा है, जो जो वो रोटेशन ले रहा है, जो जो वो चेंजेस कर रहा है मूवमेंट वाइज, उन सभी का सीरीज, उन सभी का स्टेप्स को अगर कंबाइंडली हम बात करें तो वो क्या हो गया मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नेक्स्ट में बात करें मैकेनिज्म या फिर कार्डिनल मूवमेंट या फिर इसके प्रिंसिपल मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं जिनको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करके हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें फर्स्ट वन है एंगेजमेंट, सेकेंड वन डिसेंट, थर्ड वन फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ ट्रंक। अब यहाँ पर हम इन पिक्स से देख सकते हैं, एक रफली आइडिया अगर हम लेना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेल्विस में फीटस है वो एंगेज होना शुरू कर रहा है, दैट मीन एंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो फीटस है उसमें रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन जो है वो एक्सटेंशन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंशन में दैट मीन जो नेक है हेड के साथ एक्सटेंडेड हो रहा है, डिलीवर होने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फेस हमारी तरफ टर्न हो गया, दैट मीन रेस्टिट्यूशन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहाँ से जो एंटीरियर अपर शोल्डर है उसे डिलीवर कर दिया गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर शोल्डर है पेरिनियम साइड से उसे भी यहाँ पर डिलीवर कर दिया। सो वन बाई वन हम इन्हें यहाँ पर देखते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फर्स्ट वन क्या है एंगेजमेंट, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि फीटल लोअर बॉडी पोल जो कि यहाँ पर हेड है वो क्या कर रहा है पेल्विस में एंटर कर रहा है और उसी को एंगेजमेंट कहा जाता है। सेकेंड वन की बात करें डिसेंट, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड शिफ्टिंग। फर्स्ट वन एंगेजमेंट से लेकर लास्ट वन डिलीवरी ऑफ ट्रंक तक जो फीटल बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ, आउटर वर्ड की तरफ डिसेंड होता जाता है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होता है, जिससे कि जो ये स्टेप एक ऐसा स्टेप है जो हर एक फर्दर स्टेप के साथ में एक कंबाइनिंग स्टेप रहेगा। ये जो डिसेंड है उस डिसेंड में अगेन दो फोर्सेस काम कर रही हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होगा यहाँ पर बियरिंग डाउन एफर्ट, जो कि मदर के वॉलेंट्री एब्डोमिनल प्रेशर को रेज करने से होगा। थर्ड वन की बात करें फ्लेक्शन। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देख सकेंगे, यहाँ पर कैसे है मैटरनल स्पाइन के ऑलमोस्टली पैरेलल है, बट जैसे जैसे पेल्विक रेसिस्टेंट अप्लाई होगा यहाँ से यूट्राइन फोर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन फोर्स वो जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा एटीट्यूड जो है वो क्या हो गया फ्लेक्शन से वेल फ्लेक्शन में हाई फ्लेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि चिन और चेस्ट के बीच में टच, बट यहाँ हम देखें तो जैसे ही पेल्विक रेसिस्टेंट जो अप्लाई हो रहा है, फीटल एक्सिस प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यूट्राइन फोर्स यहाँ पर आ रहा है, उसके साथ क्या हो गया फ्लेक्शन की डिग्री वेल फ्लेक्शन के अंदर, कंप्लीट फ्लेक्शन के अंदर चेंज हो गया। सो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा डिसेंट होगा, पेल्विक रेसिस्टेंट अप्लाई होगा, वैसे वैसे जो फीटल बॉडी है वो फ्लेक्शन से वेल फ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट में बात करें इंटरनल रोटेशन की। अब जैसे जैसे पेल्विक मसल्स रेसिस्टेंट अप्लाई कर रही है, बर्थ कैनाल में फीटल हेड एडेप्टेशन कर रहा है, वैसे वैसे हम यहाँ देखेंगे कि जो फीटल बॉडी है जो कि हेड है उसमें
इंटरनली एक रोटेशन अप्लाई होता है जस्ट फॉर एडेप्टेशन। क्यों? क्योंकि उसे बर्थ कैनाल से पेल्विस से पास ऑन होना है। उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो फीटल हेड है वो एक रोटेशन लेता है, 1/8 रोटेशन लेता है, और उसके साथ उसका जो डायामीटर है, अगर हम इसे यहाँ पर हम पेल्विस का कैविटी मान लें यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ पर स्कल मान लूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फीटल बॉडी जो है वो मूवमेंट के साथ अरेंज हो जाता है, रोटेट हो जाता है, जिसमें कि पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर और फीटल स्कल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, पैरेलल हो गए। अब इस प्रोसेस में हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीपुट कहाँ आ गया? जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर प्लेस हो गया, और यहाँ पर जो फेस वाला पोर्शन है वो कहाँ हो गया? मैटरनल एनएस की यहाँ डायरेक्शन में आ गया। सो इस वाले एंगल से, ऑब्लिक वाले प्लेन से एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में आने में जो रोटेशन अप्लाई हो रहा है, जिसे हम 1/8 रोटेशन कह रहे हैं, वो क्या होगा? वो यहाँ पर इंटरनल रोटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्राउनिंग। जैसा कि हम इस पिक में देख सकते हैं, वल्वल आउटलेट में कॉन्ट्रैक्शन के साथ, फोर्स के साथ फीटल हेड का अपीयर होना, विजिबल होना कहलाएगा यहाँ पर क्राउनिंग। और क्राउनिंग वो स्टेज है जो आपको अगले स्टेप्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। अगर आपको एपिसियोटोमी करना है, दैट मीन एक प्रॉपर इंडिकेटर है कि आपको एपिसियोटोमी करना है, पेरिनियम में इंसिजन लगाना है फॉर वाइडनिंग, तो आप कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ इस स्टेज में आपको पेरिनियल एरिया को आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है, क्योंकि क्राउनिंग के बाद नेक्स्ट वन जो स्टेप है वो एक्सटेंशन का आने वाला है, और ये वो स्टेप है जिसमें कि हेड की डिलीवरी हो। और हेड की डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो पेरिनियम में आता है, जिससे पेरिनियल टियर हो सकता है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर रिक्वायर्ड है, जैसा कि प्राइमरी ग्रेविडा में मसल्स ज़्यादा रिलैक्स नहीं होती, सो एपिसियोटोमी करना है, दैट मीन आपके पास टाइम है, प्रॉपर इवैल्यूएशन है आपके पास, क्राउनिंग हो रहा है, आपको एपिसियोटोमी करना है, कर सकते हैं। बट अगर आपको पेनियल टियर को अवॉइड करना है, चाहे वो स्टेट मल्टीपैरिटी का ही क्यों ना हो, तो भी आप एज अ इंडिकेटर यहाँ पर आप एपिसियोटोमी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो यहाँ क्राउनिंग में जो बाइपैराइटल डायामीटर है वो क्या कर रहा है? वल्वा आउटलेट को स्ट्रेच कर रहा है, और साथ ही साथ फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स में ये जो हेड है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट वन में हम बात करें एक्सटेंशन की। सो एक्सटेंशन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो हेड है वो क्या हो रहा है? ये जो फ्लेक्शन वाली डिग्री यहाँ पर जब एड ऑन हुई थी, तब क्या हुआ था? फ्लेक्शन से वेल फ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया था एटीट्यूड। बट अब यहाँ पर क्या होगा? ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई होगा ऑक्सीपुट बाहर आएगा, ऑक्सीपुट के साथ साथ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन वाला डिग्री धीरे धीरे डिक्लाइन होते हुए एक्सटेंशन ऐड होगा, और इस प्रोसेस के साथ स्लो बाई स्लो, 1 बाई 1 क्या होगा? यहाँ पर हेड का डिलीवरी हम देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर से ऑक्सीपुट रिलीज होता है, देन जो फोरहेड वाला पोर्शन है सिंसिपुट वाला वो रिलीज होता है, फेस रिलीज होता है, और सबसे लास्ट में जो है पेरिनियम को स्ट्रेच करते हुए चिन जो है वो यहाँ पर डिलीवर होता है। सो ये वो स्टेप्स हैं। अगर आप बी अ मिडवाइफ, बी अ नर्स, अगर इस स्टेप में अगर आप एक्सटेंशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, फोर्स को कंट्रोल करके एक्सटेंशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मदर का जो पेरिनियम है वो यहाँ पर टियर हो सकता है। अब वो टियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिग्री का भी हो सकता है। सो प्रॉपर सपोर्ट या एपिसियोटोमी करते हुए हमें पेरिनियल टियर को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन है रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन के पहले हम ये समझ लें कि हमने इंटरनल रोटेशन पढ़ा था। इंटरनल रोटेशन क्या था? जहाँ पर कि हेड जो है वो ऑब्लिक प्लेन में था, वहाँ से 1/8 रोटेशन लेकर वो कहाँ हो गया? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में स्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन की फोर्स के साथ एक्सटेंशन वाले स्टेप में हेड का डिलीवरी हो गया, ठीक है। रोटेशन, अब यहाँ पर क्या होगा? जो इंटरनल रोटेशन में 1/8 रोटेशन यहाँ पर अप्लाई हुआ था सपोज इस तरीके से, तो अब क्या होगा? वो जो नेक में जो ट्विस्टिंग आया था 1/8 रोटेशन पर, वो क्या होगा? वो रिमूव होगा, दैट मीन वो स्टेप वापस जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हेड ने इस साइड में टर्न लिया था तो रेस्टिट्यूशन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में हेड क्या होगा, वापस रोटेट करेगा और उसी के साथ नेक में जो ट्विस्टिंग आया था उसी ट्विस्टिंग का रिमूवल रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब एक्सटेंशन में हेड डिलीवर हुआ तो सिंसिपुट जो ऑक्सीपुट है वो कहाँ से रिलीज हुआ, सिम्फाइसिस प्यूबिस से। फेस किस साइड से रिलीज हुआ, मैटरनल एनस से। और अब हम इसमें देख सकते हैं कि फेस क्या हो गया, फेस हमारे सामने इस साइड में, दैट मीन मैटरनल थाइस की तरफ क्या हो रहा है, स्लाइटली रोटेट हो रहा है। और ये रोटेशन क्यों हो रहा है, ये फर्स्ट एक विजिबल हेड मूवमेंट होता है जिसे हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और इसी रेस्टिट्यूशन में इंटरनल रोटेशन वाले स्टेप में जो 1/8 एडेप्टेशन में जो रोटेशन लिया था, नेक में जो ट्विस्टिंग आया था, इस यहाँ पर आकर इस स्टेप में वो ट्विस्टिंग रिमूव हो जाता है, निकल जाता है और इसी को यहाँ पर रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब रेस्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट में बात करें एक्सटर्नल रोटेशन की। ये सेकेंड विजिबल मूवमेंट होता है हेड का, जो हमें बताता है कि इंटरनली जो शोल्डर्स हैं, पेल्विस में जो शोल्डर्स हैं वो भी ऑब्लिक थे, बट अब वो क्या हो गए हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में एस्टैब्लिश हो गए। दैट मीन फिर अगेन 1/8 रोटेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सो फिर अगेन रेस्टिट्यूशन के बाद हमें एक और मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन में हेड डिलीवर हुआ, स्लाइटली यहाँ पर इंटरनल रोटेशन में जो फेस है वो मैटरनल थाइस की तरफ रोटेट हुआ। और फिर हम देख सकते हैं कि फिर वापस से शोल्डर के रोटेशन के साथ एक्सटर्नली हेड का रोटेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम कह सकते हैं लास्ट वन स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हेड की डिलीवरी होने के बाद एक अगले कॉन्ट्रैक्शन का हम वेट करते हैं, अगला कॉन्ट्रैक्शन है और उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ फर्स्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से एंटीरियर शोल्डर को रिलीज किया जाता है और उसके बाद पेरिनियल साइड से पोस्टीरियर शोल्डर को रिलीज किया जाता है। जैसे ही दोनों शोल्डर एंटीरियर देन पोस्टीरियर शोल्डर रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद जो ये फीटल स्पाइन है इसका लेटरल फ्लेक्शन करते हुए, अप एंड डाउन लेटरल फ्लेक्शन करते हुए फीटल ट्रंक, फीटल बॉडी को एक्सपेल या डिलीवर किया जाता है। सो फर्स्टली हमने क्या किया, फर्स्टली एंगेजमेंट से हमने स्टार्ट किया, देन डिसेंड में आए, डिसेंड के बाद इंटरनल रोटेशन हुआ, इंटरनल रोटेशन के बाद में यहाँ पर फिर क्राउनिंग हुआ, क्राउनिंग के बाद यहाँ पर फिर अगेन हम कह सकते हैं क्राउनिंग के बाद हुआ यहाँ पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद हुआ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन के बाद हुआ अगेन यहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और उसके बाद हुआ डिलीवरी ऑफ ट्रंक। सो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसके आगे हम देखते हैं अब मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज या मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम हिस्ट्री मदर से कलेक्ट करेंगे, एंटीनेटल रिकॉर्ड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, मदर की जनरल कंडीशन है उसके बारे में हम पता करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके हमें फीटस का लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन इनके बारे में हम पता करेंगे, मदर का जो पेल्विस है नॉर्मल है एबनॉर्मल है उसको हम असेस करेंगे, साथ ही साथ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी, उसका स्ट्रेंथ है उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करें लोकेशन की कि फीटल हार्ट टोन जो है वो कहाँ पर है, मैटरनल अम्बिलिकस से ऊपर की तरफ सुनाई दे रहा है, मैटरनल अम्बिलिकस से नीचे की तरफ सुनाई दे रहा है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये हेड है, सो यहाँ पर इसे हम हेड और इसे हम यहाँ पर हेड कर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये मैटरनल यूट्रस में है तो मैटरनल यूट्रस में क्या होगा, जिस साइड में हेड है दैट मीन हेड ऊपर की तरफ है तो हार्ट बीट जो है वो हमें कहाँ सुनाई देगी, ऊपर की तरफ सुनाई देगी, मीन्स मैटरनल अम्बिलिकस के लेवल से ऊपर सुनाई देगी। बट अगर हेड नीचे की तरफ है, सर्विक्स की तरफ है, तो क्या हो गया, ये हेड का लेवल हो गया और इस कंडीशन में मैटरनल अम्बिलिकस लेवल से नीचे की तरफ हमें क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगी। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है।
नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट में हमें मेम्ब्रेन जो है उसका स्टेटस चेक करना है कि मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, इंटैक्ट है या रप्चर है। इंटैक्ट मीन्स मेम्ब्रेन अभी तक रप्चर नहीं हुई, दैट मीन एमनियोटिक फ्लूइड पास ऑन नहीं हुआ। बट अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रप्चर होकर बाहर आ चुका है, तो फिर हमारे वहाँ पर कुछ और असेसमेंट एड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या था, उसमें प्रेसिपिटेशन क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें फिर एड ऑन करनी होंगी। नेक्स्ट में मदर का यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन एनालिसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट में हम बात करें फर्स्ट स्टेज के ही आगे मैनेजमेंट में, तो अगर कोलोन रेक्टम अगर हमें फुल्ली या लोडेड फील हो रहा है तो उसे एम्प्टी करने के लिए हम एनीमा दे सकते हैं। बट इसका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ये हर मदर में देना है, बट अगर रेक्टम एग्जामिनेशन में आपको लोडेड फील हो रहा है, सो जब फीटल डिलीवरी होगी, फीटल बॉडी पार्ट जब जैसे से डिसेंट होगा तो प्रेशर से ड्यूरिंग लेबर क्या होगा, जो फीकल मैटर है वो पास ऑन होगा और आपका जो स्ट्राइल एरिया है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। सो दैट मीन उस प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर रेक्टम फुल है तो उसे एनीमा देके एम्प्टी करना। ब्लैडर केयर की बात करें तो विमेन को आप इंस्ट्रक्ट कर दें कि वो वॉलेंट्री यूरिन अवॉइड करें, बट अगर किसी कंडीशन में मदर जो है वॉलेंट्री यूरिन पास आउट नहीं कर पा रही है, आपके एग्जामिनेशन में यूरिनरी ब्लैडर फुल फील हो रहा है, तो आप टेम्पररी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें रेस्ट की, सो मदर को एम्बुलेशन रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको बेड पर ही रखना है, क्योंकि मदर जितना सुपाइन पोजीशन में रहेगी उतना वीना केवल कंप्रेशन बढ़ेगा। सो अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है, मदर कैपेबल है, तो आप उसे एम्बुलेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। ओरल इनटेक की बात करें, सो यहाँ पर लेबर की जो प्रोसेस है मे बी इमरजेंसी में सिजेरियन में जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है, सडन अराइज हो सकते हैं, और सडन कॉम्प्लिकेशन अगर अराइज होने पर सिजेरियन करना पड़ा तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और एनेस्थीसिया देने पर अगर गैस्ट्रिक कंटेंट एम्प्टी नहीं है तो एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो मदर को जितना हो सके लो सॉल्ट और लिक्विड डाइट पर रखना चाहिए। रिलीफ ऑफ पेन की बात करें, सो नॉर्मली ये प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर मदर को बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में पैथिडीन जो है उसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पैथिडीन किसी भी तरीके से फिटल कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं करेगी और मदर को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से हमें क्या मैनेज करना है, हमें क्या मेंशन करना है। पार्टोग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम ये कहें कि हम किस एक सिंगल शीट से ऑल ओवर लेबर की प्रोसेस को नॉर्मल या एबनॉर्मल जज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कहलाएगा पार्टोग्राफ। सो ये हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, जिसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंटेन करते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन अगेंस्ट टाइम, डिसेंट हेड, फीटल हेड जो है, स्टील स्पाइन जो कि जीरो स्टेशन है उससे कितना ऊपर है, उससे कितना नीचे वल्वा आउटलेट की तरफ है। सो फीटल हेड स्टेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ हम नोट डाउन करेंगे। ईच एंड एवरी हाफ एन आवर के अंदर फीटल हार्ट रेट हमें मॉनिटर करके नोट डाउन करना है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है, मेम्ब्रेन का जो स्टेटस है, इंटैक्ट है, रप्चर है, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है इसी सिंगल शीट ऑफ पेपर में। मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल, फीटल स्कल में स्यूचर्स और फॉन्टेनल्स होते हैं, ये सभी पेल्विक रेसिस्टेंस के साथ ओवरलैप होते हैं और इसी ओवरलैपिंग से जो डायामीटर ऑफ स्कल है वो रिड्यूस होता है और इसी ओवरलैपिंग को कहा जाता है मोल्ड। सो लेबर में फीटस के हेड को आसानी से पास होने के लिए मोल्डिंग रिक्वायर्ड है। सो मोल्डिंग कितना है वो हमें यहाँ पर करना है। अगर ऑक्सीटोसिन जो कि नहीं इतना ज़्यादा भी ट्रेंड में चल रहा है, रिसेंटली प्रीवियस तक ट्रेंड में था, सो अगर हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो क्या डोज आप दे रहे हैं, साथ ही साथ मदर के वाइटल्स आपको यहाँ पर नोट डाउन करना। सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट, सेकेंड स्टेज के मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, बियरिंग डाउन एफर्ट, क्योंकि हमें इस स्टेज में फीटस को डिलीवर कर एक्सपेल करना है, तो प्राइमरी एफर्ट जो कि यूट्रस के हैं, बट उसके साथ साथ सेकेंडरी एफर्ट कौन लगा रहा है, मदर का एब्डोमिनल प्रेशर जो वॉलेंट्री रेस किया जा रहा है, जिसे हम बियरिंग डाउन एफर्ट टर्म करते हैं, उसका प्रेजेंस, उसका अपीयरेंस आपको देखना है। सर्वाइकल डायलिटेशन कितना है, क्योंकि हमें कितना चाहिए था,
नॉर्मल लेबर के लिए फुल सर्वाइकल डायलिटेशन जो कि 10 सेंटीमीटर है वो हमें यहाँ पर असेस करना है कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होगी। इसी स्टेप्स में सेकेंड स्टेज के मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमें क्या करना है, नेचुरल एक्सपल्शन करना है। दैट मीन नॉर्मल लेबर वेजाइनल डिलीवरी हमें करानी है और डिलीवरी में किसी भी तरह के पेरिनियल इंजरीज ना हो उसको भी हमें क्या करना है, बचाना। सो हम इसके लिए क्या क्या जनरल मेजर्स कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट हर 5 से 10 मिनट पर आपको ऑब्जर्व करनी है, मदर के वाइटल्स हैं वो आपको चेक करने हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि मदर को पैथिडीन या अदर एनाल्जेसिक आपको देने हैं तो आप दे सकते हैं, बट वहाँ पर आप श्योर कर लें कि कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है, फीटल हार्ट रेट क्या है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है कॉर्ड प्रोलेप्स के रिगार्डिंग, मेम्ब्रेन्स के इंटेक्ट या रप्चर स्टेट को कंफर्म करने के लिए, हेड का स्टेशन चेक करने के लिए, सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करने के लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है और मदर को इमरजेंसी के लिए हमें प्रिपेयर करना है। इसलिए सेकेंड स्टेज में मदर को ओरली कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देना। अगर रिक्वायर्ड है तो आइस चिप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप मदर को दे सकते हैं जिससे कि जो एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ लिप और माउथ है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट में इसी स्टेज के मैनेजमेंट में आगे हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी। हमें यहाँ पर क्या करना है, पेरिनियम को क्लीन करना है, मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट के लिए आपको यहाँ पर एनकरेज करना है, साथ ही साथ लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको आपको चेक करना है। पोजीशंस की बात करें सो नॉर्मली सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है डोर्सल पोजीशन जिसमें कि थाइस को फ्लेक्स रखा जाता है, सेपरेट एंड फ्लेक्स रखा जाता है, बट आप अदर में जाना चाहें तो लिथोटॉमी पोजीशंस को भी यूज़ किया जा सकता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलियास इवन थाइस को भी हमें क्या करना है, पिटोडिन सॉल्यूशन के साथ आपको पेंट करना है जिससे कि एक स्टाइल जोन डिलीवरी के लिए तैयार किया जा सके। स्क्रबिंग करना है, ग्लव्स वियर करने हैं, आपको हैंड वॉश करने के साथ ग्लव्स वियर करने हैं, गाउन वियर करना है और रिक्वायर्ड है तो आप मास्क और हेयर कैप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लैडर फुल है, मदर वॉइड नहीं कर पा रही है तो टेम्पररी कैथेटराइजेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट में आप बात करें इसी स्टेज के मैनेजमेंट में डिलीवरी कंडक्ट कराने। सो डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जो कि नॉर्मल है, स्पॉन्टेनियस है, उसका इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे। मदर का बियरिंग डाउन एफर्ट है, मदर कॉन्शियस है, आपके इंस्ट्रक्शन को सुन पा रही है, फॉलो कर पा रही है, एफर्ट कर पा रही है, वो आपको यहाँ चेक करना है। क्राउनिंग जो है वो आपको चेक करनी है, साथ ही साथ सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ पेरिनियल जो स्टेट है वो भी यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है। सो यहाँ पर हम जैसा कि हमने कहा कि पेरिनियम में अगर हमें एपिसियोटोमी रिक्वायर्ड नहीं है बट टीयर ना हो इसलिए हमें क्या करना है, पेरिनियम को विद द गॉस पीस राइट एंड लेफ्ट अपर एंड लोअर पार्ट से हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है। सब्सिक्वेंट कंडीशंस में जैसे कि क्राउनिंग के बाद टीयरिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस टाइम पर एक्सटेंशन स्टेप अप्लाई होने वाला होता है और उसी स्टेप में सबसे ज़्यादा पेरिनियल टीयर के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट में बात करें, अगर हमें यहाँ पर लग रहा है कि पेरिनियल इंजरीज हो सकती हैं तो हम यहाँ पर एपिसियोटोमी कर सकते हैं। और एपिसियोटोमी करने के लिए हमें क्या करना है, इंसिजन अप्लाई करना है पेरिनियम में और उसके लिए हम 10% लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन को वहाँ पर इन्फिल्टर करते हैं। एपिसियोटोमी क्या होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। सो आगे कंटिन्यू करें। हेड की डिलीवरी है, एक्सटेंशन में आपको वो रोटेट करना है, कंट्रोल करना है जिससे कि पेरिनियल टीयर ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो फीटस जो अब डिलीवर होने वाला है ऑलमोस्टली एक्सटेंशन के साथ उसका हेड डिलीवर हो चुका है, उस हेड पर आईज, नोज, माउथ को क्या करना है, ब्लड म्यूकस से आपको वहाँ पर क्लीन करना है। जो फीटल नेक, क्योंकि हेड की डिलीवरी के बाद जो नेक अब आपके अप्रोच में है उस नेक का आपको 2 फिंगर्स के साथ एग्जामिनेशन करना है कि वहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई लूप वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। सपोज अगर लूप वहाँ पर प्रेजेंट है तो लूप को थोड़ा सा लूजन करते हुए उसे आप हेड से स्लिप ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें अगेन कॉन्ट्रैक्शन के साथ नेक्स्ट वन स्टेप्स की हम बात करेंगे। जैसे कि एक्सटेंशन हो चुका है, नेक्स्ट वन स्टेप्स के साथ रेस्टिट्यूशन जाएगा, नेक्स्ट वन स्टेप्स के साथ में इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होगा, तो हमें नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही मूवमेंट को
एड ऑन करना है, अपना एफर्ट डालना है। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हमें किसी भी तरीके से फीटल बॉडी पर कोई भी एक्सेसिव प्रेशर यूज़ नहीं करना। डिलीवरी होने के बाद, हेड की डिलीवरी होने के बाद शोल्डर्स की डिलीवरी की जाएगी, और शोल्डर्स की डिलीवरी करने के लिए जो इंडेक्स फिंगर्स हैं उसे फीटस के एक्सिला में अप्लाई करते हुए, प्लेस करते हुए स्पाइन का अप एंड डाउन लेटरल फ्लेक्शन करते हुए फीटल ट्रंक को डिलीवर किया जाता है। डिलीवरी होने के बाद अपगार स्कोर जो है वो असेस करना चाहिए विद इन 1 मिनट, 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट जो है वो आपको अपगार स्कोर असेस करना चाहिए। हमने अभी लास्टली बात की थी एपिसियोटोमी की। तो एपिसियोटोमी क्या है? एपिसियोटोमी क्या है? सर्जिकल प्लांट इंसीजन है जो पेरिनियम में लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? वाइडनिंग करना है, टीयर से प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कितने टाइप का इंसीजन हो सकता है? सो इंसीजन की हम यहाँ पर बात करें, सो अगर फोर्चीट से एनस की डायरेक्शन में अगर हम इंसीजन लगा रहे हैं तो वो कौन सा होगा? मिडलाइन इंसीजन होगा। अगर फोर्चीट से लेटरल साइड में अगर हम लगा रहे हैं, मीडियोलेटरल होगा। साथ ही साथ इस तरीके से यहाँ लेटरल एस्पेक्ट पर लगा रहे हैं तो लेटरल इंसीजन होगा। और अगर हम मिडलाइन पर लाकर उसे लेटरल राइट और लेफ्ट में अगर उसे हम कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो वो कौन सा होगा? जे शेप्ड इंसीजन होगा। अब इसे किया कैसे जाता है? यहाँ पर हमने भी एक बात की थी कि हमें यहाँ पर 10% लिग्नोकेन जो है उसे हमें इनफिल्टर करना है। सिरिंज लिया, एसेप्टिक टेक्निक के साथ हमने उसे यहाँ पर प्रपोज साइज ऑफ इंसीजन पर आपने क्या किया? उसे 3 जगह पर आपने उसको फिल्टर कर दिया। इनफिल्ट्रेशन के बाद कुछ टाइम का आपको गैप लेना है। उसी टाइम में आप थंब और फिंगर्स की हेल्प से आप सर्कुलेटरी मसाज कर सकते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हायर हो। उसके बाद 2 फिंगर्स को इनसाइड प्लेस करते हुए गैप क्रिएट करना है जिससे कि जो आप सीजर यूज़ कर रहे हैं उससे फीटल हेड को कोई इंजरीज ना हो, क्योंकि क्राउनिंग में हेड जो है वो बिल्कुल ही ऑरिफिस के क्लोजर है, पेरिनियम के क्लोजर है। सो 2 फिंगर्स इंसर्ट करना है बिटवीन फीटल स्कल एंड पेरिनियम। फिर उसके साथ क्या करेंगे? हम यहाँ पर सीजर यूज़ करेंगे, एपिसियोटोमी सीजर। उससे प्रपोज्ड इंसीजन जो आपने चूज़ किया है वो इंसीजन आप यहाँ पर लगाएंगे। इंसीजन लगाने के बाद हमें नॉर्मली जो हम डिलीवरी कर रहे हैं, हेड का एक्सटेंशन हो रहा है, रेस्टिट्यूशन हो रहा है, फीटल ट्रंक को डिलीवर कर रहे हैं, शोल्डर्स डिलीवर कर रहे हैं, वो 1 बाय 1 हमें सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। जब फीटल डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटल डिलीवरी के लिए हमारे पास टाइम है, उस टाइम में हम क्या करेंगे? यूट्रस को क्लीन करते हुए प्रॉपर ब्लीडर एपिसियोटोमी साइड पर जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो आपको देखना है। अगर कोई ब्लीडर वहाँ पर है जहाँ से कि ब्लीडिंग हो रही है या मे बी ब्लीडिंग बढ़ सकती है, तो उस जगह उस ब्लीडर पॉइंट को क्या करना है? लाइगेट करना है। और लाइगेट करने के बाद जो भी आपका इंसीजन साइट है वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम स्यूचर्स को अप्लाई करेंगे। बट डिलीवरी के बाद 4th स्टेज में भी आपको क्या करना है? आपको वहाँ पर एपिसियोटोमी साइट को ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर हेमाटोमा ना बन जाए, क्योंकि नेग्लिजेंसी, अगर आपने ब्लीडर को ऑब्जर्व नहीं किया, लाइगेट नहीं किया, तो मे बी एपिसियोटोमी साइट पर ब्लीडर बन सकता है। सो यहाँ पर हम जो मिडलाइन और मीडियोलेटरल 2 प्रपोज इंसीजन जो कि यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अदर के बारे में बात नहीं करेंगे, उसका भी रीज़न मैं देती हूँ। सो फर्स्ट वन में हम बात करें मिडलाइन। मिडलाइन में क्या हो रहा है? फोर्चीट से एनस की डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है? ब्लड लॉस कम हो रहा है, रिपेयर करने में आसानी है, हीलिंग अच्छे हो रहा है, पोस्टपार्टम पेन नहीं है ऑलमोस्टली, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मदर को डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। डिसएडवांटेज की बात करें, जब जैसे जैसे फीटस प्रेशर के एक्सटेंशन के टाइम में डिलीवर होता है तो मे बी यही जो इंसीजन है वो क्या हो सकता है? एनस तक एक्सटेंड हो सकता है, एनल स्फिंक्टर को डैमेज कर सकता है। सेकेंड जो है वो है मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल मीन्स दैट में मिडलाइन ऑफ फोर्चीट से आपको स्टार्ट करना है, बट कहाँ? आपको मिडलाइन और लेटरल के बीच में 5 और 7 o'clock की पोजीशन में आपको इंसीजन अप्लाई करना है। अब जैसे कि इस मिडलाइन के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, वैसे ही अगेन मीडियोलेटरल के भी अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज की अगर हम बात करें, सो ये किसी भी तरीके से बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन डक्ट्स को डैमेज नहीं करता है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और साथ ही साथ रिपेयर करने के लिए भी ये उतना ईजी नहीं रहता। नेक्स्ट में बात करें मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में 2 मेथड्स हैं, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जिसे हम वेट एंड वॉच कहते हैं और सेकेंड वन है एक्टिव मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सो हमें क्या करना है, जस्ट हमें वेट करना है प्लेसेंटल सेपरेशन के, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होगा, उससे प्लेसेंटा सेपरेट होगा और प्लेसेंटा सेपरेट होने पर प्लेसेंटा यूट्राइन कैविटी में डिसेंड होगा। वल्वा आउटलेट के बाहर अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ हमें बढ़ती हुई इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। दैट मीन वो हमें बता रहा है, हमारे लिए क्लियर साइन है कि प्लेसेंटा सेपरेट होकर डिसेंट हो चुका और अब हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को पुल करके बाहर निकालना। सो ये हो गया एक तरह का वेट एंड वॉच। बट सपोज अगर इस तरह का एक्सपल्शन नहीं हो पा रहा है, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा, डिसेंट नहीं हो रहा, तो हम एक्सपेल नहीं कर सकते। सो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, कैसे हम करते हैं, तो इस पिक्चर पर हम देख सकते हैं कि फीटल डिलीवरी हो चुकी है, अम्बिलिकल कॉर्ड को हम यहाँ पर क्लैम्प कर चुके हैं जिससे कि ब्लड लॉस और ज़्यादा ना हो। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एब्डोमिनल हैंड से काउंटर प्रेशर जनरेट करना है, साथ ही साथ जो आपका डोमिनेंट हैंड है, नॉन डोमिनेंट हैंड आपने एब्डोमेन पर प्लेस कर लिया, नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो आपने क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को आपने उससे ग्रास्प कर लिया। ग्रास्प करने का तरीका क्या है, आपने उस पर एक लूप बना दिया जिससे कि वो स्लिप ना हो। सो आपने लूप बना दिया, अब यहाँ लूपिंग बना दी, यहाँ पर आपने प्लेस कर लिया। अब आपको क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में आपको प्रेशर जनरेट करना है। दैट मीन एक प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, यूट्रस को स्टेबल करते हुए थोरेसिक कैविटी की तरफ प्रेशर लीड कर रहा है और डोमिनेंट हैंड का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, आपके साइड में आ रहा है, आपके डायरेक्शन में हो रहा है, जिससे क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट होकर बाहर आएगा और यूट्रस जो है वो उस फोर्स में कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा। सो कंट्रोल्ड वे में सेपरेटेड प्लेसेंटा को डिलीवर करना, एक्सपेल करना कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड होता। अब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में प्लेसेंटल साइन की हम बात करें तो क्या क्या प्लेसेंटल साइन होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूट्रस है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और प्लाज्मा रिट्रैक्ट होना शुरू होगा। बट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वल्वा आउटलेट के बाहर जो लेंथ है वो क्या होगा, वो लेंथ हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू डिसेंडिंग ऑफ प्लेसेंटा। सेपरेट हो चुका है, डिसेंड हो चुका है, तो आउटसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम फंडस की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटल डिस्क थी वो यहाँ से अलग होके नीचे की तरफ खिसक चुकी है। तो अब जो ये फंडस पोर्शन है ये कैसा होगा, खाली, सॉफ्ट, एम्प्टी हमें ये यहाँ पर फील होगा। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट फर्स्ट वन ऑप्शन, सेकंड वन ऑप्शन में जाए एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट अभी रिसेंटली ट्रेंड्स में इसलिए है क्योंकि वेट एंड वॉच वाले टाइम में हमें टाइम ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पेशेंट रेशियो ज़्यादा है, पेशेंट रश ज़्यादा है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ड्यूरेशन को डिक्लाइन करने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मदर के लिए, ब्लड लॉस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पर इसका मेन क्या है, मेन एम कि ब्लड लॉस आपको कंट्रोल करना है। कैसे किया जाता है, जैसे ही अपर शोल्डर की, नॉर्मली जैसे ही अपर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है उसी टाइम पर मदर को अर्गोमेट्रिन या मिथार्जन एडमिनिस्टर किया जाता है। वो क्या करेगा, वो करता है कि जब तक पोस्टीरियर शोल्डर फीटल ट्रंक डिलीवर होगा तब तक वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यूट्राइन कैविटी प्लेसेंटल साइड तक पहुंच जाता है, जिससे कि जो ब्लीडिंग है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो अर्गोमेट्रिन मिथार्जन है वो रिट्रैक्शन को प्रोग्रेसिव करता है, साथ ही साथ ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आईवी अर्गोमेट्रिन या सिंटोसिनिन जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें और हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेसेंटा को आपको डिलीवर करना है किस प्रोसेस से, जो भी हम बात कर चुके थे कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड से। आप क्या करेंगे, आप प्लेसेंटा को
एक्सपेल करेंगे। बट प्लेसेंटा को एक्सपेल करने के साथ आपको उसको पहले सेपरेट करना है, सेपरेशन के साइन आपको देखने हैं। तो सेपरेशन के साइन क्लियर होने पर ही आप इस मेथड का यूज़ करते हुए आप प्लेसेंटा को आप डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जब प्लेसेंटा ऑलमोस्टली डिसेंड होकर आ जाता है तो सेम हमें क्या करना है, जेंटल प्रेशर यूज़ करते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड को पुल करते हुए यूट्रस को सपोर्ट करते हुए हमें उसे डिलीवर करना है। प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जब एक्सपेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो पूरा बर्थ कैनाल है उसका क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है किसी भी इंजरीज के लिए, पीपीएच के लिए, क्योंकि अगर कोई इंजरी रह गया, कोई ब्लीडर पॉइंट रह गया, कोई टीयर है तो वो पीपीएच लीड कर सकता है, तो हमें उसके लिए उसका इवैल्यूएशन करना है। अगर हम ऐसा कोई भी ब्लीडर पॉइंट देख रहे हैं, टीयर देख रहे हैं, तो उसका रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, उसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगेन पेरिनियल केयर करना है, एपिसियोटमी का आप स्टिच कर चुके हैं, इवैक्यूएशन कर चुके हैं, आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, रिक्वायर्ड है तो आपने रिपेयरिंग कर दिया। उसके बाद पेरिनियल केयर करने में क्या करना है, स्ट्राइल पैड जो है वो आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेज के लिए मदर के जो वाइटल्स हैं प्लस में जेनाइटल ब्लीडिंग के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ तक हमने बात की फिजियोलॉजी की, मैनेजमेंट की। यहाँ पर हमने फिजियोलॉजी एवरी एंड ईच स्टेप्स के लिए देखा, स्टेजेस देखे, स्टेजेस के इवेंट्स देखे, साथ ही साथ हमने यहाँ पर कई सारे मैकेनिज्म्स ऑफ लेबर के स्टेप्स पढ़े। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।